वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल यूनिक लाइफ साइंसेज। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी की थी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जहाँ पर हमने देखा था न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो लेक्चर जाके देखें, फिर इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे चोरगॉफ्स के रूल के बारे में। देखो, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी और रूल्स बनाए, लेकिन इसमें जो चोरगॉफ जो साइंटिस्ट थे इरविन चोरगॉफ, उनके द्वारा एक रूल बनाया गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल था। तो सबसे पहले देखते हैं कि चोरगॉफ्स का रूल क्या था। तो ये जो रूल दिया गया था वो साइंटिस्ट थे एक इरविन चोरगॉफ, इनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने एक्चुअली में दो रूल दिए थे जो उनको चोरगॉफ्स के रूल्स के बारे के नाम से जाना जाता है। जो इनका फर्स्ट रूल था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल था। इनके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि इन एनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए द नंबर ऑफ गुआनिन यूनिट्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइटोसिन यूनिट्स एंड द नंबर ऑफ एडेनिन यूनिट्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ थायमिन यूनिट्स। इसके इन्होंने बताया था कि जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें जो गुआनिन और साइटोसिन का कंपोजिशन होता है, यानी उनकी मात्रा होती है वो बराबर होती है, यानी G इक्वल टू C, और एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है। तो एडेनिन जितने उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने एडेनिन पाए जाते हैं उतने ही थायमिन पाए जाते हैं। तो ये इनका फर्स्ट रूल था और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल था। इसी के रूल के इम्पोर्टेंस के आधार पर ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अच्छी तरह से समझाया गया था। जो इनका दूसरा रूल था, इन्होंने बताया था कि द कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेराइज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। तो इन्होंने क्या बताया कि जब अलग अलग स्पीसीज की बात करते हैं तो अलग अलग स्पीसीज में डीएनए का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी ह्यूमन स्पीसीज है तो उनमें डीएनए का अलग कंपोजिशन होगा और जो दूसरी स्पीसीज है उसमें अलग अलग, और यहाँ तक कि तो इंडिविजुअल में भी कुछ मात्रा में जो डीएनए का कंपोजिशन वो चेंज हो जाता है। तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था वो था रूल फर्स्ट। तो इन्होंने रूल फर्स्ट में क्या बताया था कि कोई भी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो उसमें गुआनिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है और एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर। तो इसके आधार पर और भी थ्योरियाँ बनाई गई। देखो, चोरगॉफ रूल्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए देखो डायरेक्ट इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर और गुआनिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर। तो एडेनिन और गुआनिन क्या हो गए, ये हो गए प्यूरिन, और थायमिन और साइटोसिन क्या हो गए, पिरिमिडिन। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन के बराबर होती है, लेकिन किसमें, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। देखो, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो चोरगॉफ का नियम है वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए लगता है, कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए व आरएनए के लिए नहीं लगता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितनी प्यूरिन होती है उतने ही पिरिमिडिन होगी, यानी 50% क्या होती हैं प्यूरिन और 50% क्या होती हैं पिरिमिडिन। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 55% प्यूरिन हो गई और 45% पिरिमिडिन, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितनी मात्रा में प्यूरिन होगी यानी जितनी मात्रा में एडेनिन और गुआनिन होंगे उतनी ही मात्रा में थायमिन और साइटोसिन होंगे। द अमाउंट ऑफ एडेनिन द अमाउंट ऑफ थायमिन इज इक्वल टू, यानी एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन और गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो चोरगॉफ के रूल के अकॉर्डिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है, द सम ऑफ प्यूरिन्स इक्वल्स टू द सम ऑफ पिरिमिडिन्स, यानी इक्वल्स जो प्यूरिन होती है वो किसके, पिरिमिडिन के बराबर होती है। तो ये एक इक्वेशन बन गया है, A + G इज इक्वल टू T + C, यानी एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। द परसेंटेज ऑफ C + G डज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ A + T। देखो, ये भी जानना जरूरी है। देखो, ये क्या होता है कि साइटोसिन प्लस गुआनिन जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही हो, तो ये कोई रूल नहीं है, हो भी सकता है बराबर और नहीं भी हो सकता है, तो ये कोई रूल नहीं है। तो ये क्या होता है, डज नॉट नेसेसरीली। हम ये भी नहीं कह सकते कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बराबर हो सकता है, डीएनए में अलग अलग वेरिएशन पाए जाते हैं, तो बराबर हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है। तो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये रूल है हमेशा एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन रहेगा, मतलब प्यूरिन किसके बराबर रहेंगी, पिरिमिडिन के बराबर। नेक्स्ट है दी
नेक्स्ट है द मोलर रेशियो ऑफ A to T इक्वल्स टू 1 एंड दिस सिमिलरली द मोलर ऑफ रेशियो ऑफ G to C इक्वल्स टू 1। देखो यदि इनकी मात्रा बराबर है तो यदि हम इनका अनुपात देखें तो इनका अनुपात कितना आएगा, A अनुपात T कितना आएगा 1, और इसी के आधार पर G अनुपात C कितना आएगा 1। तो इनका जो अनुपात होता है, मोलर रेशियो होता है, जो मोलर अनुपात होता है वो क्या रहेगा 1 रहेगा। इसी के आधार पर ये एक इक्वेशन बनाया गया है A प्लस जी अपॉन T प्लस सी इज इक्वल टू 1। नोट, यहाँ पर नोट है चारगाफ्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA और सिंगल स्टैंडर्ड DNA। जो मैंने पहले ही बता दिया कि जो चारगाफ का रूल है वो सिर्फ किसके लिए बना है, डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए बना है। तो ये कभी भी RNA और सिंगल स्टैंडर्ड DNA पर लागू नहीं होता है। तो चारगाफ के रूल के आधार पर एग्जाम में कई प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, cells were obtained from a patient with a viral infection. The DNA extracted from these cells consist of two forms, double stranded human DNA and single stranded viral DNA. The base composition of these two forms of DNA were followed. तो इसमें दो फॉर्म। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक पेशेंट था, यानी कोई बीमार व्यक्ति था जिसके कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया था, यानी उसके कोई वायरस से बीमारी हो गई थी। यानी आजकल देखो कोरोना वायरस चल रहा, तो कोरोना वायरस में भी क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि अब उससे जो सैंपल लिया जाता है, तो सैंपल लिया गया तो उसमें सैंपल में अब ऐसा तो होगा नहीं कि केवल वायरस ही आएगा, साथ में क्या आएंगी, ह्यूमन सेल्स भी आएंगी। तो ह्यूमन DNA भी आएगा और वायरल DNA भी आएगा। तो हमें पता है वायरल DNA तो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में लिख भी रखा है कि वायरल DNA कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरल DNA। और ह्यूमन का DNA कैसा होता है हमें पता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। तो इसमें दो फॉर्म प्राप्त हुए, इनको DNA की दो फॉर्म प्राप्त हुई। जो दोनों फॉर्म की जो परसेंटेज है वो ये है, फॉर्म फर्स्ट और फॉर्म सेकेंड। तो परसेंटेज देखो, एडिनिन की परसेंटेज फॉर्म 1 में 22.1%, साइटोसिन की 27.9%, ग्वानिन की 27.9% एंड थाइमिन की 22.1%। और टोटल कैलकुलेट कितनी हो गई, 100%। फॉर्म 2 है, उसमें एडिनिन की 31%, साइटोसिन की 31.3%, ग्वानिन की 18.7% और जो थाइमिन है उसकी 18.7%। अब ये पूछ क्या रहा है इसमें, विच फॉर्म वाज द वायरल DNA एंड विच फॉर्म वाज द ह्यूमन DNA, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो हम ये जो फॉर्म दिए गए हैं, क्वेश्चन में दिए गए हैं, हमें इनमें से देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म है वो किसकी है, ह्यूमन DNA की, और कौन सी फॉर्म है जो वायरल DNA की। तो हमें पता है ह्यूमन DNA कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। तो डबल स्टैंडर्ड DNA है तो कौन सा रूल लगेगा, चारगाफ का रूल। और चारगाफ का रूल क्या कहता है, A इज इक्वल टू T और G इज इक्वल टू C, यानी एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर। तो ये हमारे पास दो फॉर्म दी गई है। अब इन दो फॉर्म में देखो, पहले फॉर्म फर्स्ट में देखो, फॉर्म फर्स्ट में देखते हैं तो एडेनिन की मात्रा कितनी है, 22.1%, और थाइमिन की मात्रा कितनी है, 22.1%। तो ये क्या है, चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग आ रही है। साथ ही में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा भी देख लेते हैं। तो ग्वानिन की मात्रा कितनी है, 27.9%, और साइटोसिन की मात्रा भी कितनी है, 27.9%। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल गया, फॉर्म 1 में क्या मिल गया, फॉर्म 1 में क्या लग रहा है, चारगाफ का रूल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA है। तो डबल स्टैंडर्ड DNA तो इसका मतलब ये ह्यूमन DNA। तो फॉर्म 1 तो क्या हो गई, ह्यूमन DNA। अब फॉर्म 2 भी देख लेते हैं। फॉर्म 2 में देखो एडेनिन कितना है, 30.3%, और थाइमिन कितना है, 18.7%। तो ये क्या हो रहा है, चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग नहीं मैच हो रहा है। तो ये क्या है, वायरल DNA, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA हम कह सकते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं है। आसानी से हम इस प्रॉब्लम को चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है,
A sample of purified DNA obtained from tobacco leaf contains 20% of cytosine. Assuming that only the 4 principal bases are present, calculate the approximate mole percentage of purine residues in this DNA. देखो क्या बोल रहा है, इन्होंने एक टोबैको प्लांट से क्या या टोबैको की लीफ से क्या किया है, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। तो टोबैको कैसा होता है, यूकैरियोटिक प्लांट है ये, तो कैसा डीएनए पाया जाता है इसमें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका मतलब इसमें चोरगाव का रूल लगेगा। तो इस सैंपल में क्या है, 20% ऑफ साइटोसिन। तो इन्होंने क्या बताई, साइटोसिन की मात्रा कितनी बताई, 20%। तो 20% साइटोसिन बताए। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, तो कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मोल परसेंटेज ऑफ प्यूरिन। किसकी मात्रा पूछ रहा है, कि उस जो डीएनए है उस डीएनए में टोटल प्यूरिन कितने हैं। तो प्यूरिन की परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं हमें पता है, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में दिया किसकी परसेंटेज है, इन्होंने क्वेश्चन में दी किसकी परसेंटेज है, 20% ऑफ साइटोसिन। तो हमें क्वेश्चन में क्या मिला है, साइटोसिन। साइटोसिन इज इक्वल टू 20%। तो अब चोरगाव का रूल लगाते हैं। तो चोरगाव का रूल अकॉर्डिंग क्या है, G इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर क्या हो गया, 20% हो गया C, पहले से दे रखा। तो G भी कितना होगा, 20%। तो मतलब ग्वानिन भी कितना हो गया, 20%। तो एक प्यूरिन की मात्रा तो हमें पता चल गई। अब दूसरा प्यूरिन कौन सा है, एडिनिन। तो ग्वानिन की मात्रा तो हमें पता चल गई 20%। अब साथ में किसकी मात्रा निकालनी है हमें, एडिनिन की। देखो अब एडिनिन की मात्रा कैसे निकालेंगे, हमें किसकी मात्रा मिल गई, ग्वानिन की। तो साइटोसिन की मात्रा इसने दे रखी थी 20%, एडिनिन की ग्वानिन की हमने निकाल ली, क्योंकि साइटोसिन की मात्रा किसके बराबर होती है, ग्वानिन के बराबर। तो ग्वानिन भी कितना हो गया, 20%। अब निकालना किसकी है, हमें किसकी मात्रा निकालनी है, एडिनिन की मात्रा और निकालनी है। फिर इनको हम सम कर देंगे, यानी ऐड कर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम टोटल जो इसमें न्यूक्लियोटाइड है उनको हम 100% मानते हैं। तो A प्लस G प्लस T प्लस C इक्वल टू 100%। तो ये 100% हो गया। तो हम इसमें इस इक्वेशन में कौन कौन सी मात्रा पता है हमें, साइटोसिन की मात्रा पता है, इसमें यहाँ पर 20% रख देते हैं, ठीक है, इसकी जगह 20% रख दिए। ग्वानिन की मात्रा पता है, तो यहाँ पर भी हम क्या रख दिए, 20% रख दिए। अब देखो हमें पता है एडिन की मात्रा किसके बराबर होती है, थायमिन के बराबर। तो हम क्या रख सकते हैं, इसको 2A कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 2A प्लस, इनको जोड़ देंगे हम, 20 प्लस 20 कितने हो गए, 40% इज इक्वल टू 100%। ठीक है, 100% हो गए। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो 2A इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2A इज इक्वल टू 100 माइनस 40, ये हो गए 100 माइनस। तो 2A इक्वल टू कितने आ गए, 60%। तो यहाँ पर देखते हैं 2A कितना आ गया, 60%। अब एडिनिन की मात्रा निकालनी है। तो एडिनिन कितना हो गया, यहाँ पर इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60/2 इक्वल टू 30%। तो ये हमारे पास किसकी मात्रा आ गई, एडिनिन की मात्रा आ गई। और हमें पूछ क्या रहा था, ये प्यूरिन, इसमें कितने % प्यूरिन है। तो एडिनिन हमें पता है एक प्यूरिन है, और दूसरा प्यूरिन कौन सा होता है, ग्वानिन। तो हमें ग्वानिन की मात्रा पहले ही मिल गई थी। तो टोटल कितने हो गए, 20% और 30%, टोटल कितने हो गए, 50%। तो इसका आंसर कितना होगा, 50%। तो 50% क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और 50% ही पिरिमिडिन होते हैं। और ये आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि उसमें 50% तो प्यूरिन पाए जाते हैं और 50% ही क्या पाए जाते हैं, पिरिमिडिन पाए जाते हैं। तो इन दोनों की मात्रा क्या होती है, बराबर, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। यदि चारगाव के नियम को एक ही लाइन में बताना चाहे तो क्या कह सकते हैं हम, कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन इज ई चारगाव रूल। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 30% थायमिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। तो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
इसमें थायमिन की मात्रा इन्होंने बता दी कितनी है थायमिन की मात्रा इसमें 30%। और पूछ क्या रहा है, साइटोसिन की मात्रा। तो हमने जैसे पहले सोल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग, उसी के जैसे सोल्व करेंगे। तो A प्लस G प्लस T प्लस C इजकल टू 100%। तो टोटल इसमें हमने मान लिया 100% क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड में DNA में न्यूक्लियोटाइड है। तो अब मात्रा किसकी दे रखी है हमने, हमें थायमिन की मात्रा दे रखी है। तो यहाँ पर थायमिन की मात्रा हमने रख दी 30%। अब हमें पता है थायमिन किसके बराबर होता है, एडेनिन के बराबर। चारगाव के रूल के अनुसार क्या है, एडेनिन थायमिन के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम 30% रख देंगे एडेनिन की जगह, प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, साइटोसिन की मात्रा। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है चारगाव के रूल के अनुसार G इक्वल टू C। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, 2C लिख सकते हैं, 2C। तो इनको जोड़ देंगे, 30 प्लस 30 कितने हो गए, 60। 30 प्लस 30 60 हो गए, इक्वल टू 100%। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2C इक्वल टू कितना हो गया, 2C इक्वल टू हो गया 100 माइनस 60 कितने हो गए, 40। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन। तो C कितना हो गया, यानी साइटोसिन कितना हो गया, इसको 2 से भाग देंगे तो 20%। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20। तो इसमें यदि थायमिन 30% है तो साइटोसिन कितना होगा, 20%। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम CSI और नेट एग्जाम में और भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो चारगाव के रूल के अकॉर्डिंग काफ़ी आसानी से सोल्व हो सकती है। हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रीमिडीन इक्वल टू क्या होती है, प्यूरिन। तो ये अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से ये जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था चारगाव का रूल, और आई होप आप सबको समझ में आ गया। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब के लिए साइन ऑफ, बाय।